व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी से हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का अगला टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और जैसे कि इस बार हमारा कमिटमेंट है कि आपकी तैयारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी, तो डिटेल वीडियो के बाद बच्चों अब हमारे पास इस चैप्टर में बचते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहां पे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अटेम्प्ट करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक चीज मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो यहां पे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत सारे स्टूडेंट्स ना तुक्केबाजी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर ना हर एक के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूं विद लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले सारे ऑप्शन रीड कर लीजिए। मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, बिल्कुल भी नहीं। दोनों एक ही चीज नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। बुक कीपिंग अपने आप में अकाउंटिंग का पार्ट होती है और जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो दोनों बच्चों एक चीज नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। यस, ये वाली बात बिल्कुल यहां पे सही लिखी हुई है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक ही चीज नहीं है, इसलिए दोनों को इंटरचेंज करके इन टर्म्स को यूज नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों आपका जो सजेस्टेड आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यहां पे ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है ना, एक एक सब फील्ड समझाई है ना, बताओ मुझे जरा कौन कौन सी सब फील्ड होती है, जल्दी से रिवाइज कर लो। सर सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सर उसके बाद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये तीनों सब फील्ड होते हैं। तो यहां पे देख लो भैया कौन कौन से हमारे पास है। हमारे पास फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये तीनों क्या बन गए, सब फील्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है अकाउंटेंसी का। तो सर बुक कीपिंग जो है ना वो अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, बल्कि वो उसका पार्ट है, इसलिए इसका सजेस्टेड आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी ये भी यहां पे बच्चों रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इस पर्टिकुलर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि भाई क्वालिटी ऑफ स्टाफ को ना मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। देखो इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आपके स्टाफ की क्या क्वालिटी, आप उसको मनी के टर्म्स में उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ट्रांजैक्शंस या फिर ऐसे इवेंट्स जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों में से बच्चों क्वालिटी ऑफ स्टाफ एक ऐसा यहां पर इवेंट है, या आप बोल सकते हैं कि जिसे यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना ना, उसके पीछे लॉजिक जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। बताइए चारों में से बुक कीपिंग किस चीज से रिलेटेड है। वहां सॉल्यूशन में आप लोग मतलब वहां पे जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है उनको आप मत देखिए, आप तो सीधे मुझे बता दीजिए कि बुक कीपिंग से एग्जैक्टली होता क्या है। सर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सर ऑप्शन ए में, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उनका जो बच्चों समराइजिंग होता है ना, इंटरप्रिटेटिंग होता है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग वाले पार्ट में चली जाती हैं। आपसे पूछा जा रहा है आपको सिर्फ ये बताना है कि बुक कीपिंग किस चीज से रिलेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड होती है। कॉन्सेप्ट्स बनाइए, इन सब चीजों से ना आपकी जो सब्जेक्ट होती है ना उस पर पकड़ बनती है, वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लग जाता है। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको यहां पे बताना है कि अगर हम अकाउंटिंग को ट्रीट कर रहे हैं एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो इसका लास्ट स्टेप क्या होगा। अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है कंपनी से रिलेटेड उसको यूजर्स तक कम्युनिकेट कर दिया जाए। तो आप देखेंगे यहां पे आपका जो लास्ट स्टेप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके बिजनेस में बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं और वो डिसीजन मेकिंग के लिए ना आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपसे चाहती हैं, वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है। तो बच्चों यहां पे आपका सजेस्टेड आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है।
तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रिटेड फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। इसका सजेस्टेड आंसर है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। तो यहां पे आपका सजेस्टेड आंसर बन के क्या निकलेगा बच्चों, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर अकाउंट के अंदर जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहां से पोस्ट किए जाते हैं, वो पोस्ट किए जाते हैं बच्चों आपके जर्नल से। देखिए वाउचर से क्या बनाया जाता है, जर्नल, और फिर जर्नल से क्या किए जाते हैं, सब पोस्टिंग की जाती है लेजर के अंदर। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेजर अकाउंट के अंदर कहां से ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है, तो आपका सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जर्नल बुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू ₹50,000, हाँ जी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमाइसेस, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब देखिएगा, परचेज अ एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन जो है बच्चों, इसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो हमारा यहां पर जो सजेस्टेड आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। हर किसी के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों वो आंसर है और क्यों वो आंसर नहीं है। विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, आपको बताना है इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज है। रिप्लेस ऑफ मेमोरी, हाँ जी बिल्कुल। एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन्स करूंगा तो हजारों ट्रांजेक्शन्स में अपने मेमोरी के अंदर सेव करके थोड़ी नहीं रख सकता हूं, मैं भूल जाऊंगा। ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को नहीं भूलोगे। तो ये इसका एडवांटेज है। शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, नहीं भैया, ये तो प्रॉब्लम है, ये डिसएडवांटेज है कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनकी एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डिप्रिशिएशन पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जनरली वो प्रेजेंट वैल्यू शो नहीं कर पाते। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस, भैया ये बात भी बिल्कुल यहां सही लिखी है, तो ये अपने आप में एक तरीके का डिसएडवांटेज है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेजेस है। इन सब में बस एक ही एडवांटेज मुझे नजर आ रहा है कि अकाउंटिंग की मदद से हम अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सजेस्टेड आंसर है ऑप्शन ए, और कंप्यूटर जी भी हमसे यही कह रहे हैं कि सजेस्टेड आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, विच इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यस ये ऑब्जेक्टिव है। इसलिए तो अकाउंटिंग करते हैं कि हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सकें। टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, हाँ जी। अब इन्हीं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से आगे जाके क्या निकालोगे कि साल भर में भैया क्या कमाया, क्या खोया, क्या प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस हमने इनकर किया। इसके अलावा टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, हाँ जी। अकाउंटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि एट द ईयर एंड में हमें पता चले कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस क्या है। तो देखा जाए तो यहां पर सारे ही अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बच्चों सजेस्टेड आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन डी। देखिए ये जो आपको वीडियोस देखने हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना बच्चों, ये आपको करना है डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद, तब जाके सीधे जाके आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जंप मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो आपकी कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहां बात की जा रही है इंटरनल। आपको बताना इनमें से कौन इंटरनल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल ही होते हैं, ये बिजनेस को चलाते हैं। मैनेजर्स भी बिजनेस को चलाते हैं, ये इंटरनल है। लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज हैं ना बच्चों, ये आपके इंटरनल नहीं होते, इनके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इनको सैलरी दी जाती है, अपना काम करिए और अपने घर जाइए, अपना परिवार चलाइए। तो यहां हम देखें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, इनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। लेकिन बेचारा जो एम्प्लॉय है वो एक्सटर्नल यूजर कहलाएगा। हमको यही बताना है कि भाई इनमें से कौन सा इंटरनल नहीं है। तो एम्प्लॉयज इंटरनल यूजर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बताइए भैया कौन सी लिमिटेशन है, मतलब डिसएडवांटेज बताना है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज है। रिप्लेस मेमोरी, ये भी कोई एडवांटेज, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज। ये दोनों एडवांटेज है, खासियत है। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मेमोरी को रिप्लेस करता है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, यस ये लिमिटेशन है कि अगर हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं
उनमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त अगर सोर्स रियलिस्टिक नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होगी वो भी अनरियलिस्टिक ही होगी। ये एक डिसएडवांटेज है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन शो करे। बाकी सारे एडवांटेज हैं, ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो बच्चों सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे दिमाग लगा के आपको अटेम्प्ट करने, हवा में तीर नहीं चलाना है। इसके बाद बच्चों हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय। तो समझो जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की लागत, जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये स्टाइलर है, हो सकता है आपके लिए पेन हो, लेकिन बेसिकली इसे स्टाइलर बोला जाता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करता है, उससे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे जो स्टाइलर है, ये स्टाइलर कितने में बनकर तैयार होगा, इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चलती है कि नहीं, इससे तो पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पता चलता है कि नहीं सर, यहाँ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिसीजन मेकिंग में जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो तैयार की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से सर ये भी नहीं। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई भी पर्टिकुलर गुड्स जो आप बना रहे हो या कोई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो उसकी लागत कितने की आती है, तो उसके लिए बच्चों आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो सजेस्टेड आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से एक एक चीज का लॉजिक लगाएंगे। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स। क्वालिटेटिव बताना है हमको। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों होते हैं 4, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये 4 फीचर्स तो हमेशा होने ही चाहिए। तो यहाँ देखिए कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा ट्रू और फेयर होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। उनको कुछ इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए कि कोई भी आम इंसान उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, और वो कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए कि हम उनका कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी, ट्रू एंड फेयर, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी। नेक्स्ट देखें बच्चों हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ये भी है, कंपैरेबिलिटी है, मटेरियलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ईमानदारी के साथ आप ये सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, आई एम श्योर आपको कहीं और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूज ऑफ कॉमन यूनिट मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। मतलब जब आप एक मनी के टर्म्स में सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, उनको अगर हम लोग बात करें तो वो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं। जैसे आप लिक्विड खरीद रहे हो वो लीटर में है, सॉलिड खरीद रहे हो उसका आप अलग तरीके से है, ट्रैवलिंग कर रहे हो वो किलोमीटर में। तो ये सबको हम कॉमनली मेजर काय में करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इन टर्म्स ऑफ मनी जब आप इनको रिकॉर्ड करने लग जाते हैं तो उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, कंपेरेबल हो जाते हैं। आप इनका बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताना, कोई एक है आपका वेरिएबल, उसको आप अलग यूनिट में लिख रहे हो, कोई एक वेरिएबल उसको अलग यूनिट में लिख रहे हो, तो दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नो सर। तो कंपैरिजन करने के लिए आपका जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन का वो एक कॉमन यूनिट में होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद बच्चों, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। मतलब अगर आपको बताना है कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक यूज होता है जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बड़े क्लियरली समझ में आ जाते हैं, वो होता है बच्चों अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से साफ सुथरे बनने चाहिए। साफ सुथरे का मतलब ये नहीं होता है, साफ सुथरे का मतलब होता है कि सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारा वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे बच्चों हमें यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस बार बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार की तैयारी है जिम्मेदारी हमारी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।